Retirement of 1 to. So what's the new ratio after retirement? 1:1. The following are the amounts of the profits of the earlier years before charging salary and interest on capital. 260, 275, 265, 280. Amounts are right? Mila? Got it? You are required to compute the value of goodwill after adjustments. कर सकते हो? कैसा करना है मैं बता रहा हूँ, करूंगा भी साथ में. How to calculate profits before adjustments दिया है. इन profits में से पहले क्या करोगे? सैलरी टू पार्टनर माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे, तो आफ्टर सैलरी और आफ्टर इंटरेस्ट का प्रॉफिट्स मिल जाएगा. फिर क्या करने का? एवरेज गुडविल में ओल्ड माइनस न्यू, आपको मिलेगा गेन सैक्रिफाइस, फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस का एंट्री है. अब इसका भी एक शॉर्टकट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर, आर दीज अमाउंट्स चेंजिंग एवरी ईयर और दे रिमेन द सेम? सो टोटल की एवरेज, पहले ही एवरेज ले लो प्रॉफिट्स का, फिर एक साल का सैलरी और एक साल का इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो वही बात हुई. आपको समझा? 4 साल का आपका प्रॉफिट्स है, लेट्स से 1000, 3000, 4000, 2000, ये प्रॉफिट्स है. और मेरे को हर साल सैलरी और इंटरेस्ट तो सेम ही अमाउंट है. सैलरी और इंटरेस्ट अमाउंट लेट्स से 500, तो 1000 माइनस 500 माइनस 500 माइनस 500 माइनस 500, तो कितना आता है? 500, 2500, 3500, 1500. व्हाट्स द टोटल? 8,000. व्हाट इज द एवरेज? इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक सीधा इसका एवरेज 10,000 माइनस 10,000 बाय 4 कर दो, तो 2,500 माइनस एक साल का इंटरेस्ट और सैलरी, तो भी आंसर विल बी सेम. इज दिस क्लियर? यस और नो? क्या किया? इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 500 फ्रॉम ईच ईयर, फर्स्ट यू टेक द टोटल. टोटल में से मत करो माइनस, टोटल में से माइनस करो 2000 माइनस करना पड़ेगा. इससे अच्छा टोटल करो फिर एवरेज करो. ठीक है, 2500, उसमें से एक साल का उड़ा दो, तो आंसर विल बी सेम. ये कब कर सकते हो? हर साल अमाउंट सेम होना चाहिए. ऐसा बोला होता कि पहला 2 साल सैलरी कुछ और था, नेक्स्ट 2 साल सैलरी कुछ और है, तो क्या ये काम आएगा? नहीं. पहला 2 साल इंटरेस्ट रेट कुछ और था, नेक्स्ट 2 साल इंटरेस्ट रेट कुछ और है, तो कर पाओगे? नहीं. फिर आपको बड़ा सा टेबल मैंने बनाया था एक हाथ सब में, आपको याद होगा, कॉलम वाइज प्रॉफिट लिखना है, फिर एडजस्टमेंट करना है, फिर फाइनल प्रॉफिट, फिर एवरेज, फिर नंबर ऑफ ईयर. इज इट क्लियर? इधर आप ऐसे कर सकते हो. तो स्टार्ट करो, लिख दो गुडविल प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट्स. What are the profits before adjustments here? I think they are 2,60,000 for the year 2016-17, करेक्ट. 17-18 का है आपका 2,75,000. 18-19 का है आपका 2,65,000 and 19-20 का just before retirement it was 2,80,000. What am I supposed to do? Am I supposed to go for all the years individually? No need, because the amount remains same. So what is this total? 10,80,000. So go for average profits. What are my average profits? 10,80,000 divided by 4, 2,70,000. All of you got that? Less salary to partner. ध्यान से देखना, it was 2,000 per month, right? To each partner. So can you tell me what is your total salary to partner? 2,000 into 12 into 3. Am I right? 72,000 per year. Total salary कटेगा. Am I right? Then less interest on capital. So for interest on capital, they have given us capital employed. That's 6,50,000 का 12%. 78,000 का हर साल इंटरेस्ट कटेगा. So you get profits after interest and salary. Profits after interest and salary. It is how much? Exactly. 1,20,000 are my average profits after interest and salary.
And what is goodwill equal to? 3 years purchase, right? 3 years purchase into 1,20,000. Is this clear? That is, I think 3,60,000. Is this right? 3,60,000. मिल गया सबको? 360 is which goodwill? Total goodwill of the business firm. We need which goodwill? For the purpose of entry. इसके भी दो तरीके हैं सॉल्व करने के. एक तो आप 12th स्टैंडर्ड के जैसे कर सकते हो. शेयर ले लो, शेयर को सीधा कौन से रेशियो में डाल लो? गेन रेशियो. गेन रेशियो कैसे मिलेगा? एनआर माइनस हुआ. दैट इज वन वे 12th में जो करते थे ना. या फिर अपना सीए का स्टैंडर्ड तरीका. फर्स्ट यू कैलकुलेट गेन और सैक्रिफाइस. दैट इज व्हाट ओआर माइनस एनआर. ओआर माइनस एनआर अंटू बंटू चिंटू. ओआर क्या था देखो. इट वाज 3:4:3. तो 3/10 माइनस न्यू रेशियो इक्वल है ना. इक्वल है तो 1/2. एलसीएम इज 10. दिस इज 3 minus 5. So minus 2/10. So ये गेन हुआ कि सैक्रिफाइस? गेन हुआ. So 4/10 minus अंटू रिटायर अंटू ही गया. अरे 3/10 minus 0 is 3/10. Which are our sacrifice? 4/10 minus 1/2. LCM is 10. 4 minus 5 minus 1/10. This is gain. And 3/10 minus 1/2. LCM is 10. 3 minus 5 minus 2/10. ये मैच होना चाहिए. याद है हम लोग देखते थे तब. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड न्यूमरेटर नेगेटिव पॉजिटिव शुड बी सेम. -2 -1 and 3. So who is gaining? I think Bantu Chintu are gaining. Antu is sacrifice. But इसके साथ which goodwill you need to multiply? Total goodwill. So into 3,60,000 into 3,60,000 into 3,60,000. So automatically you'll get. I think this is 1,08,000. This is 36,000. This is 72,000. So what is your entry for goodwill? Who will give goodwill to whom? Bantu, Chantu to Antu. Chintu. Bantu, Chintu to Antu. This is 36,000, 72,000 and 1,08,000. Share of goodwill adjusted in partners capital. Share of goodwill adjusted in partners capital account. Share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital. Being share of goodwill adjusted in partners capital account. Is it clear? हो गया. यही तो पूछा था. गुडविल पूछा था और एंट्री फॉर गुडविल. रिविजन માટે કાઈ બચે ને યાદ આવે કન્સેપ્ટ. આ બે સમ માં આખો ચેપ્ટર આવી જાય. नेक्स्ट सम इज लेना इससे थोड़ा. तो ये पहले याद आएगा तो वो याद. चलिए हाँ खाली कैलकुलेट. सी एजी उजी क्या हो. CU and AU. CU and AU मिला. CU is copper. AU is gold. AG is silver. What is the full form? Cuprum, aurum, argentum. Chemistry. चलो. CU and AU. Why it is called aurum and argentum? AU, why it is not gold and aurum and argentum?
CU and AU are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Now, listen please. ध्यान से पढ़ना, सब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा. सॉरी, एक किडनी का भाव इट रेंजेस फ्रॉम 5 लाख to 12 लाख. 5 आईफोन है. आईफोन का धंधा चालू कर सकते. एक किडनी बेच के मैं स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ आईफोन. बट फिर जिंदा कितना रहोगे पता नहीं. हाँ पॉकेट नहीं पे लगा. कितना देर रखना पड़ेगा. हैवी वर्क, हार्ड वर्क लग जाता है. आधा लाइफ खत्म तेरा. Those who have changed and not living on one kidney who ask. वो बोल रहे एक किडनी में आराम से रह सकते. अरे पर सर्वाइव था इनकी तो सर्वाइव था. बात करेगा तो भी जिंदा रहेगा. Now listen. Listen now. AU, CU and AU were in partnership. बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा. ये सब अगर आपको खुद से आ गया ना, मतलब CU and AU are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 1st April 2022, they decided to admit AG in the partnership of the following terms. AG will bring 2 lakhs as his capital for 1/4 share. That's the capital. Cool. New profit sharing ratio will be 2:1:1 amongst CU, AU and AG. So OR दिया है और NR भी दिया है. SR मिल जाएगा आपको OR minus NR का. वहाँ पे sorted है. CU was entitled to a salary of 2,000 per month. It was revised to 3,000 per month from 1st October. Is it 2020? What is the year? 2018. It was revised to 3,000 per month from 1st October 18 onwards. मिला? Interest on capital was at 8% per annum. Important बोल रहा हूँ, थोड़ा stable रहे, थोड़ा 10 मिनट. Capitals as on 31st March 2020 है, right? Capitals on 31st March 2020 were CU का 4 लाख, AU का 3 लाख, which had remained unchanged since the last 4 years. Why have they given this info? हैं? हाँ, फिक्स कैपिटल है, लेकिन यूज क्या है उसका यार? इंटरेस्ट 4 सालों का इंटरेस्ट अगर लोगे तो सेम रहने वाला है. याद है सम किया था हमने रिया दिया किया वाला डेथ में. उसमें रिया दिया किया वाला बड़ा सा सम था डेथ ऑफ अ पार्टनर में. उसमें पिछले 3 साल का कैपिटल अलग था और 1 साल का कैपिटल अलग था. पिछले 3 साल का इंटरेस्ट उस कैपिटल पे हुआ, करंट ईयर का इंटरेस्ट इस कैपिटल पे हुआ. यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 4 साल, इस सब में भी सेम था. 4 साल का कैपिटल रिमेन सेम. ओके, तो 7 लाख पे इंटरेस्ट लेना है. गुडविल ध्यान से पढ़ो, वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 4 years. 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 साल का एवरेज लेना है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो भी एडजस्टमेंट्स के बाद. Whatever weighted average profit, do you remember you assign weights? You just don't simply take this average. What is the weight का order? 1, 2, 3, 4.
क्योंकि प्रॉफिट्स विल शो एन असेंडिंग ट्रेंड. जब भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ट्रेंड रहता है ना, तभी वेट्स असाइन करना बेटर है, क्योंकि वो बायस्ड आंसर देता है आपको. वेट्स करोगे ना, तो अगर असेंडिंग है तो हायर साइड का आंसर आएगा, और डिसेंडिंग है तो लोअर साइड का आंसर आएगा. तो वेट्स करना अच्छी बात है, यू गेट अ बेटर आंसर एज कम्पेयर टू सिंपल एवरेज. बट हम लोग हर बार नहीं करते हैं. तो क्वेश्चन में वेटेड दिया तो वेटेड करने का, वरना नहीं करने का. और वेट्स का ऑर्डर हमेशा क्या रहेगा? 1 2 3 4. इट विल नेवर बी 4 3 2 1. इज इट क्लियर? रिमेंबर दैट. कूल. उसके बाद बिफोर, अच्छा, द प्रॉफिट्स फॉर द प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू वर एज फॉलोज. 4 साल का प्रॉफिट दिया है, दिख रहा है? 16 17 17 18 18 19 19 20. बट और ट्रेंड भी आगे जाके आपका असेंडिंग हो जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है थोड़ा सा. द प्रॉफिट्स वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग. प्रॉफिट्स वर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन. तो वो इंटरेस्ट और सैलरी तो करना ही है, ये सम तक तो सेम था. रेक्टिफिकेशन भी करना है. देखो क्या, a machine costing 40,000 was purchased on 1st October 2018 which was wrongly charged to revenue. रेक्टिफाई करना है आपको. The machinery was depreciated at 20% per annum on written down value. उसका डेप्री भी एडजस्ट करना पड़ेगा. रिमेंबर, रेक्टिफिकेशन में करते थे, अगर एसेट बढ़ा तो डेप्री बढ़ेगा, और एसेट घटा तो डेप्री घटेगा. आरबीएम में वो स्टॉक ऑन 31st March 2020 was overvalued. Sorry, 2018. स्टॉक ऑन 31st March 2018 was overvalued by 20. तो क्या करने का? लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है. किसी को क्लिक हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट्स कम होएगा. और व्हाट इज 31st March 18 का क्लोजिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1419. सो वेरी नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो कम होगा, तो उस साल का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट, ओपनिंग हैज इनवर्स. क्लोजिंग स्टॉक है ना, करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है. समझो, करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस क्या करता है? एक्सपेंस को माइनस करते हो आप. प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस करते हो, तो जितना प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा एक्सपेंस घटेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट्स बढ़ेगा. तो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, हम हर बार मोस्टली क्लोजिंग स्टॉक के साथ ही डील करते हैं. तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक घटता है तो प्रॉफिट. लेकिन इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है वो सेम ही है. तो अगर क्लोजिंग स्टॉक इस साल घटेगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी घटेगा. बट व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. क्लोजिंग स्टॉक इज प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर. तो प्रीपेड ऑफ दिस ईयर यू सबट्रैक्ट, बट व्हाट यू डू प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर? एड. दैट इंक्रीजेस द एक्सपेंस. तो अगर ओपनिंग स्टॉक घटता है तो एक्सपेंस घट गया ना, तो प्रॉफिट्स बढ़ेगा. ओपनिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है. ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा. क्यों? ओपनिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज प्रीपेड ऑफ दिस ईयर. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट. क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट. क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट्स बढ़ेगा. ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशन विद प्रॉफिट. ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट घटेगा. ओपनिंग स्टॉक घटेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. बात समझ आई कि नहीं? बोलो बोलो, पक्का पक्का समझा कि नहीं? So closing stock of this year, if you decrease, automatically opening stock of next year will also decrease. तो इस साल का प्रॉफिट will decrease, but next year का प्रॉफिट will increase. क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ाओगे इस साल का प्रॉफिट बढ़ेगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ेगा. नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट. जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के वक्त मैंने बताया था, मैनिपुलेशन कर सकते हो स्टॉक वैल्यूएशन. तो अगर मैनेजमेंट को चाहिए कि इस साल प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देगा. नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट साल क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. इस साल कम बताना है प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर ज्यादा बताना है, तो स्टॉक घटा देगा. इज इट क्लियर? इट इज लाइक आरडीडी.
If you increase RDD this year, that same thing will become ORDD in the next year and will come to reduce your profits. Okay. So remember, closing stock direct relation with profit, opening stock inverse. याद रहेगा? Logic से सोचो. Closing is current year prepaid, opening is last year prepaid. Automatically get the answer. There was a loss by fire of 10,000 in the year 1670. There was a loss by fire in the year 1670 which was not considered in the trading account but correctly debited to the profit and loss account of the business. तो ट्रेडिंग में कंसिडर नहीं किया था लेकिन पीएनएल में कंसिडर किया था, तो ट्रेडिंग वाला इफेक्ट देना बाकी है. तो ट्रेडिंग में होगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होता है, मतलब बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो, बढ़ेगा ना, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट इंक्रीज. पीएनएल में रह जाता तो कम होता. डेबिट मतलब लॉस, क्रेडिट मतलब गेन. तो क्रेडिट करना बाकी था, डेबिट दे दिया था, क्रेडिट करना बाकी था. सेकेंड इफेक्ट विल गो इन सस्पेंस, लेकिन सस्पेंस अपने को देखने का नहीं है. ट्रेडिंग विल इंक्रीज मतलब प्रॉफिट विल इंक्रीज. Debtors as on 31st March 20 included back dates of 5,800. What are we going to do? Less from debtors. तो यहाँ पे आपको दो साइड्स लेना है, टू साइड पे कॉलम्स बनाने. इधर आप, इधर क्या मैं वो सैलरी इंटरेस्ट एक साथ कर सकता हूँ ऐसे? क्यों? बीच में सैलरी भी चेंज हो रही है, एक इंटरेस्ट सेम है और मेरे को वेट्स भी लेना है. I have to take weights, so I don't have a choice. So ऐसा दो साइड पे खींचो उसको. सबसे पहला कॉलम आएगा yours, फिर आएगा प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, फिर आएगा सैलरी टू पार्टनर, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आएगा वही पार्टनर, फिर आएगा मशीनरी, फिर आएगा डेप्रीसिएशन, फिर आएगा स्टॉक, फिर आएगा लॉस बाय बायर, फिर आएगा बैड डेट. ये सब करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, फिर आएगा फिर आएगा बड़ा